तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो सी। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है वो क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ऐसा चैप्टर है जो काफी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, ठीक है ना। चैप्टर आपका रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक का तत्व, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व जो हमारा चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 के केमिस्ट्री में। इसका आपको सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी देखो, कोई भी बुक कोई भी चैप्टर में तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला एक तो होता है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर कहते हैं। शॉर्ट SHORT होता है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। एक होता है डेरिवेशन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या होता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक लॉन्ग टाइप डेरिवेशन में आता है वो अलग आपको लेक्चर में दिया जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है वस्तुनिष्ठ, जो MCQ कहते हैं, MCQ, ठीक है ना, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। MCQ को हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तीन प्रकार के क्वेश्चन कोई भी चैप्टर में होता है। बुक नहीं, चैप्टर की बात कर रहा हूं। बुक तो है, देखो, बहुत सारे चैप्टर मिलाकर एक बुक बनता है और बहुत सारे क्वेश्चन मिलाकर एक चैप्टर बनता है। तो हम अभी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स पढ़ने वाला है क्लास 12 के केमिस्ट्री का। चलो लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, क्या देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आता है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपको NH3 का क्वथनांक, जो NH3 का जो क्वथनांक होता है वो PS3 की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? देखो, कारण संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आते हैं और पी ब्लॉक में ही कारण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से। तो याद रखना, जो NH3 जो एमीन होता है, NH3 को एमीन कहते हैं, ठीक है ना। NH3 मतलब एमीन होता है, ठीक है। तो NH3 का जो क्वथनांक है वो PH3 के तुलना में, क्या कहा, PH3 के तुलना में अधिक होता है, क्यों? यानी कि इसका अधिक होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसकी तुलना में इसका कम होता है। सीधा कहा, NH3 का क्वथनांक जो होता है अधिक होता है PH3 की तुलना में, यानी कि इसके, ये ना कम मतलब हुआ कि इसके अधिक यह है, यह अधिक होता है, यह कम होता है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, NH3 में क्या होता है, NH3 के जो अणु होता है वो एक दूसरे के अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जो NH3 है ना, NH3 ये बेसिकली N के साथ किसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये N के साथ हाइड्रोजन, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना। जो जो कि H3 में नहीं होता। यहाँ पे H3 ने PH3 में होना चाहिए। PH3 में ऐसा नहीं होता, तो PH3 में P के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यह अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो सीधा कहने का मतलब है कि आपको NH3 के अणु एक दूसरे से क्या होता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। बट या लेकिन PH3 में ऐसा नहीं होता, इसीलिए NH3 का जो क्वथनांक होता है PH3 से ज्यादा होता है, यानी कि NH3 का जो क्वथनांक है वह ज्यादा है PH3 के तुलना में, PH3 का कम है। सिंपल है। तो सिंपल इजी से आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हो। बहुत इजी तरीका से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, सीधा लिखोगे NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा है, क्योंकि NH3 आपको हाइड्रोजन अंतराण्विक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, PH3 में ऐसा नहीं होता, इसी वजह से, ठीक है ना। और डिफिनेशन अपने से भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर क्वेश्चन क्या आता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन यह पेंटा हेलाइड नहीं बनाता। देखो समझो, पेंट मतलब कहां उपयोग होता है, पेंटा की बात कर ले, PNT, पेंटा जो होता है वो 5 के लिए उपयोग होता है। अब बताइए मेरे दोस्त, इसका जब ऑक्सीजन अवस्था 5 है तो ये पेंटा क्यों नहीं बनाता? भाई, जिसका परमाणु संख्या जो होता है, अगर डाई 2 होता है तो डाई लगता है, 3 होता है ट्राई लगता है, 4 होता है टेट्रा लगता है, 5 होता है पेंटा लगता है, 6 होता है हेक्सा लगता है ना। तो अब बताओ, जब इसका ऑक्सीजन अवस्था 5 है होते हुए भी यह पेंटा हेलाइड नहीं बनाता, इसका रीजन बताना है। बहुत ईजी है, देखो, नाइट्रोजन के पास दो कक्षा है, नाइट्रोजन के पास दो कक्षक, दो ऑर्बिटल होते हैं, जिससे S और P दोनों कक्षक है, ठीक है ना। और S और P क्या है, दो उपकक्षक है। जो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, दो कक्षक होते हैं, जिसमें S और P दो उपकक्षक होते हैं। समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त, नाइट्रोजन के पास दो कक्षक होते हैं, जिसमें S और P क्या है, दोनों उपकक्षक होते हैं। क्या होते हैं? उपकक्षक होते हैं। और बंधन निर्माण में क्या करते हैं, जो बंधन का जो निर्माण करेगा ना,
वह एस और पी दोनों क्या कर उपकक्षक इलेक्ट्रॉन में भाग लेते हैं, यानी कि दोनों उपकक्षक भाग लेते हैं। सीधा समझिए कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें दो कक्षक होते हैं, जिसमें एस और पी दोनों उपकक्षक होता है, और बंधन के निर्माण में एस और पी इलेक्ट्रॉन के क्या कहा एक दोनों उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी कि दोनों भाग लेते हैं एक साथ। पी की बात करें, एस की बात करें, समझिए आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन जो होता है वह उसका ऑक्सीजन अवस्था 5 होता है, लेकिन फिर भी वो पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बना? तो नाइट्रोजन के पास दो कक्षा होती है, दो कक्षा उसकी होती है, दो कक्षा मतलब सीधा समझ लीजिए दो रूम है उसके पास, ठीक है ना, जिसमें से एक का नाम एस है, एक का नाम पी है, दो उपकक्षक है, ठीक है ना, और बंधन के निर्माण में दोनों उपकक्षक इलेक्ट्रॉन में भाग ले इलेक्ट्रॉन के साथ भाग लेता है, उपकक्षक इलेक्ट्रॉन में भाग लेता है, ठीक है ना, इसलिए यह 5 ऑक्सीजन अवस्था को दर्शाता है, इसी वजह से 5 ऑक्सीजन अवस्था को दर्शाता है। किंतु नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं है, क्योंकि आपको नाइट्रोजन के पास एस और पी तो है लेकिन डी नहीं है। क्या डी उसके पास है ही नहीं, और डी कक्षक भाग अभाव है, भाव मतलब कमी है उसके पास, तो उसके पास क्या है, किंतु नाइट्रोजन के पास डी उपकक्षक का अभाव मतलब कमी है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है, पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है पेंटाहेलाइड नहीं बना। तो मैं फिर से एक बार इसको रिवीजन करता हूं, मैं थोड़ा सा हट के था आकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे दोस्त क्या है, नाइट्रोजन के पास दो कक्षक होते हैं, जिसमें एस और पी दोनों उपकक्षक होते हैं, बंधन के निर्माण में दोनों उपकक्षक आई मीन एस और पी इलेक्ट्रॉन में भाग लेता है, इसीलिए यह 5 ऑक्सीजन अवस्था के दर्शाता है। किंतु इसके पास डी ऑर्बिटल का अभाव होता है, डी उपकक्षक का कमी होता है, इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन और पेंटाहेलाइड नहीं बना। ठीक है, चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक होता है, क्यों? समझिए इस चीज को। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि वर्ग 15 के तत्व, जो 15 वर्ग के तत्व है, ठीक है ना, वर्ग 15 के तत्व बात कर लेते हैं, वर्ग 15 के तत्व उसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्राइडो में, वर्ग 15 तत्व में हाइड्राइडो की बात कर ले तो में हाइड्राइडो में क्या कहा, BiH3 सबसे प्रबल उपचायक होता है, क्यों? जो BiH3 होता है ना, BiH3 ये सबसे क्या है, सबसे प्रबल उपकारक होता है, क्या अपचायक होता है, सबसे प्रबल अपचायक होता है। रीजन बताना है, क्योंकि वर्ग 15 में बहुत सारा तत्व है, फिर भी हमारा सबसे ज्यादा उपचायक क्यों है, यह इसका रीजन बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा समझिए, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन से क्या होता है, आप विषमत की ओर जाने पर, देखिए नाइट्रोजन से विषमत की ओर जब जाइएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से विषमत की ओर जाना है ना, तो क्योंकि नाइट्रोजन और विषमत उसी वर्ग के तत्व है, तो आवर्त सारणी में वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन से विषमत की ओर जाने पर, नाइट्रोजन से अगर विषमत की ओर जाइएगा ना, जाने पर उनके क्या होता है, जाने पर उनके हाइड्राइडो का अस्थायित्व घटता है, उसके हाइड्राइडो में अस्थायित्व उसका घटता जाता है, उसका महत्व कम होता जाता है। किस तरफ जाने पर, नाइट्रोजन से विषमत की ओर जाइएगा तो उसका अस्थायित्व घटता है। क्या कहा, जब नाइट्रोजन से विषमत की तरफ जाइएगा तो उसका अस्थायित्व घटता है, किसमें, वर्ग 15 में, ठीक है ना, घटता है। इसी वर्ग का, ठीक है ना, इस वर्ग का विषमत सबसे अंतिम तत्व है, जो 15वां वर्ग 15 है ना, वर्ग 15 इसका सब 15 जो है उसका सबसे अंतिम तत्व हमारा विषमत है, ठीक है ना, अंतिम तत्व विषमत है, इसलिए इसके हाइड्राइडो BiH3 सबसे कम अस्थायी होता है, इसलिए सबसे प्रबल अपचायक है। और जो BiH3 जो है ना सबसे कम अस्थायी होता है, इस सबसे कम अस्थायी होने के बराबर सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो आपको सीधा समझिए मेरे दोस्त, बनाना इजी है, देखो कारण संबंधित प्रश्न बहुत पूछता है और बनाना इजी है, इसको सीधा लिखिएगा। वहां पे वर्ग 15 के तत्व में हाइड्राइड्रो में BiH3 का होता है सबसे प्रबल अपचायक है, क्योंकि सीधा सीधा लिखिए, क्योंकि कि वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन से विषमत की ओर जाने पर उसका अस्थायित्व घटता है, और वर्ग 15 के अंतिम तत्व हमारा क्या है, विषमत है, इसलिए इसके हाइड्राइडो
BiH3 सबसे कम स्थायी है, इसीलिए हमारा ये सबसे प्रबल अपचयक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होता है? क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी होता है क्यों? मेरे दोस्त आपसे बताया गया कि ट्राईहेलाइड की तुलना में, जो ट्राई मतलब 3 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, तो ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी होता है क्यों? इसका रीजन बताइए। देखिए, ट्राईहेलाइड के निर्माण में डी उपकक्षक की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि आपको जब ट्राईहेलाइड का निर्माण करिएगा उसमें डी उपकक्षक का निर्माण आवश्यकता ही नहीं होता, लेकिन पेंटाहेलाइड में डी ऑर्बिटल होना आवश्यक है। मैंने कहा अभी जस्ट, क्योंकि उस समय पेंटा, जिससे कि आपको पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन है वह 5 ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है, लेकिन वो पेंटाहेलाइड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल का अभाव होता है। क्योंकि आपको सीधा है कि पेंटा में डी चाहिए, तो सीधा समझिए कि ट्राईहेलाइड के निर्माण में डी उपकक्षक की आवश्यकता ही नहीं होता, क्योंकि डी ऑर्बिटल रहे या ना रहे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है। तो ट्राईहेलाइड के निर्माण में डी उपकक्षक का अभाव होता है, आवश्यकता नहीं होता। लेकिन पेंटाहेलाइड में क्या होता है, यौगिकों में के निर्माण में क्या होता है, जो पेंटाहेलाइड के यौगिक का जो निर्माण होता है उसमें डी ऑर्बिटल के होना आवश्यक है। विदाउट डी ऑर्बिटल के उसको आप नहीं कर सकते हो पेंटाहेलाइड। सीधा समझ लीजिए क्या, डी ऑर्बिटल का उपकक्षक का होना जरूरी है, अतः पेंटाहेलाइड डी ऑर्बिटल रहता है, पेंटाहेलाइड में डी ऑर्बिटल रहता है, इसीलिए क्या होता है, डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी होता है। मेरे दोस्त, अब मैं अपना थोड़ा एक बार बताने का प्रयास करता हूं। देखो, सीधा कहा गया ट्राईहेलाइड, क्या ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होता है? सीधा आप लोग जवाब दीजिएगा। जवाब लिखने का तरीका समझ लीजिए। वहां पे पहले क्वेश्चन लिखिएगा पूरा कि ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी होता है क्योंकि, क्या लिखिएगा, क्योंकि ट्राईहेलाइड के निर्माण में डी ऑर्बिटल की आवश्यकता नहीं होता, किंतु पेंटाहेलाइड के निर्माण में डी ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, डी ऑर्बिटल की आवश्यकता होता है, इसीलिए क्या पेंटाहेलाइड में डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसीलिए जो ट्राईहेलाइड की तुलना में पेंटाहेलाइड क्या है, अधिक सहसंयोजी होता है। अपना से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। मैं एक ऐसा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, या नंबर आपको नीचे दिख रहा, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा पीडीएफ नोट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमोनिया से क्वेश्चन है डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि को बताइए। तो अमोनिया से डाइनाइट्रोजन कैसे बनाना है, इसकी विधि को बताते हैं मेरे दोस्त, चलिए समझाते हैं। चलिए, अमोनिया से डाइनाइट्रोजन बनाने की विधि भी बहुत प्रकार के, चलिए तो अमोनिया से डाइनाइट्रोजन 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। क्या कहा, अमोनिया से डाइनाइट्रोजन 2 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन से प्रकार है, इसको हम समझिए। 2 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। कौन कौन प्रकार है, तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला हम किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO एवं पोलियम अमोनिया, जिसको NH3 कहते हैं, अमोनिया NH3 के गैसीय मिश्रण को लाल तप्त तांबे की जाली के ऊपर प्रवाहित कराकर उसे नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सीधा समझ लीजिए, आपसे कहा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के अमोनिया जो NH3 है, अमोनिया को क्या कहा, गैस को मिश्रित करके, के गैसीय मिश्रण को, गैसीय में इसको लाल तप्त, क्या कहा, लाल तप्त तांबे के जाली, जो तांबा का जाली होता है ना, तांबे के जाली से अगर प्रवाहित करेंगे ना, अगर ऊपर प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए, हम अमोनिया को किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड से, और क्या बन रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है, जल बाहर निकल रहा है। समझना मेरे दोस्त, मैंने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को हम अभिक्रिया किए किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या है, NH3 है, NH3। अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया किए और बना क्या, तो मेरे दोस्त देखो, इसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हम लोग कितने अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे 6, अमोनिया लेंगे 4, अमोनिया का तत्व लेंगे, तो हमारा बन जाएगा इधर 5 नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा, और साथ में H2O, कुछ H2O बाहर निकल जाएगा। कितने H2O बाहर निकलेगा, 6 H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला है क्या कि हम लोग
नाइट्रिक ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गैसीय मिश्रण को, अमोनिया के गैसीय मिश्रण को लाल तप्त तांबे के तार से प्रवाहित किया जाता है तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट कहता है लाल तप्त तार को, क्या कहा, लाल तप्त को आप क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर, क्या कहा, क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। मैंने कहा फिर से समझिए, देखिए लाल तप्त को क्यूप्रिक 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 कहा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको हम CuO कहते हैं, ठीक है ना, CuO हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड किसके साथ, अमोनिया के साथ, यानी कि NH3 के साथ, ठीक है ना, NH3। अब इसके साथ क्या कहा, लाल तप्त को क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को, देखो अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, अगर हम इसको 3 अणु ले लेंगे, इसका 2 अणु ले लेंगे, तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, सिंपल है, आपको इसमें एक प्राप्त होगा नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा N2 प्लस C2 प्राप्त, Cu प्राप्त हो जाएगा। Cu कितना था, 3 Cu प्राप्त हो जाएगा। Cu प्लस आपका जल कितना हो जाएगा, जल आपका आपको 3 अणु जल का प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3H2O, ठीक है। यह मेरा हुआ जहां पे आपका यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये हमारा अमोनिया है, दोनों क्या किए, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, लाल तप्त को प्रवाहित किए किसके, यहाँ पे जो हमारा अमोनिया है, और हमको बना नाइट्रोजन बना, कॉपर बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया अवक्षेप में। ये 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। सबसे पहला, नाइट्रिक ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गैसीय मिश्रण को तप्त तार तांबे के जाले पर प्रवाहित करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा में क्या, तप्त तार को क्यूप्रिक ऑक्साइड को ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। 2 तरीका से, ऐसे इसको एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि N2 यानी कि अमोनिया कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों। जो अमोनिया होता है वह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, इसका रीजन बताइए मेरे दोस्त, बहुत प्यारा है, इसका कम ताप पर इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन कहा गया। चलिए देखिए, नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, इसमें क्या होता है, ये त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा होता है, त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना, सीधे दोनों नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होता है। वही कहा गया N2 अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होता है, किसके द्वारा, त्रिबंधन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो बंधन के क्या कहा, जो बंधन है ना, तो बंधन की लंबाई बहुत कम होता है, तो त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए बंधन की लंबाई बहुत कम होता है, ठीक है ना। तथा विघटन ऊष्मा का मान उच्च होता है, क्योंकि देखो एक बंधन से जुड़ा होगा, एक बंधन से अगर जुड़ा होता तो इसका आराम से इसको विघटित कर सकते, तोड़ सकते थे, लेकिन 3 को बंधन जुड़ा है भाई, तो क्या इसमें त्रिबंधन की वजह से क्या इसका विघटित उष्मा जो होता है का मान बहुत ऊंचे होता है, लगभग कितना 946 किलो जूल पर मोल, क्या 946 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, होता है। इसी कारण से नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, इसी कारण, क्यों कारण, इसका रीजन यह है कि यह इसके बीच त्रिबंधन होता है। तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है, तो सीधा समझिए, नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन जो N होता है ना, N, उसमें त्रिबंधन होता है, सीधा कहिए नाइट्रोजन के परमाणुओं में त्रिबंधन होता है, ठीक है, त्रिबंधन होता है, और बंधन की लंबाई बहुत कम होता है, बंधन की लंबाई बहुत कम होता है, तब विघटन ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, लगभग 946 किलो जूल पर मोल, इसीलिए क्या कहा होता है, इसी कारण से नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े हम, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, देखिए वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन, कि आपको पता वायुमंडल में मुख्यतः हमारा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 78% है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह मुख्य रूप से गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। इसके अलावा जो बचता है 2% या 0.2% है, लगभग 0.8%, इसमें हमारा सब गैस है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% के करीब है, और ऑक्सीजन लगभग वही 20-22% के करीब है, 20-22% नहीं मेरे दोस्त, 16-17% के करीब है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद ये सब गैस है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। वही कहता है वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को
नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में क्या करते हैं हम लोग, यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। समझ नहीं है, फिर से समझिए। कहा गया वायुमंडल में या वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में, वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को, वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने की प्रक्रिया या परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कहते हैं। मैंने फिर से समझाऊं कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को, वायुमंडल के मुक्त, वायुमंडल में जो मुक्त फ्री घूम रहा है ना, तो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। देखिए अमोनिया बनाने की ओस्वाल विधि होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से एक हेब्रल विधि भी है, जिस नाइट्रोजन बनाने की हेब्रल विधि है, उसमें आपको पढ़ाएंगे स्पेशल लेक्चर के साथ, तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए तो अमोनिया बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है, सबसे पहले प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं हम लोग, जो लैब होता है उसमें कैसे अमोनिया को बना सकते हैं समझिए। देखिए अमोनिया क्लोराइड को काली चूना CaO या शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 को 2 के साथ गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त कर, बहुत ईजी, सीधा समझ लीजिए। अमोनिया क्लोराइड, क्या कहा, अमोनिया क्लोराइड को, यानी कि अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl और NH4 अमोनिया क्लोराइड जिसको कहते हैं NH4Cl, ठीक है। सीधा कहा गया अमोनिया क्लोराइड को काली चूना यानी कि CaO या शुष्क बुझे हुए चूना किसको CaOH का होल ट्वाइस के साथ जब गर्म किया जाता है, गर्म किया करके अमोनिया गैस प्राप्त करते। बहुत ईजी है कि सीधा कहिए अमोनिया क्लोराइड को यानी कि काली चूना यानी कि CaO या CaOH का होल ट्वाइस के साथ जब गर्म करेंगे तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त होगा। चलो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो हमारा अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किसके कर रहे हैं हम लोग, काली चूना जिसको CaO कहते हैं, तो हमको यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हो जा रहा है और यहाँ पे CaCl2 बाहर निकल जा रहा है, H2O बाहर निकल जा रहा है, ये हमारा बाहर निकल रहा है, तो हमको प्राप्त क्या, अमोनिया प्राप्त हो गया। या फिर हम चाहेंगे इसके अलावा हम इसको भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड को हम ले रहे हैं यहाँ पे, किसको ले रहे हैं, तो बुझे हुए चूना के यानी कि CaOH का होल ट्वाइस को ले रहे हैं, तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जा रहा है और यह हमारा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है जलीय विलयन में नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों। देखिए जलीय विलयन में जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों, क्योंकि जलीय विलयन में जो जल के साथ अगर विलयन बनाया जाए, जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। समझ में आना है, क्वेश्चन समझिए कि जलीय विलयन में जो नाइट्रिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, रीजन बताइए, सीधा समझिए। देखिए नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है, याद रखना यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नाइट्रोजन जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, आयन तथा नाइट्रेट आयन देता है, क्या देता है, दो देता है, दो चीज देता है। नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन तथा नाइट्रिक आयन देता है, क्या देता है, नाइट्रेट आयन देता है, नाइट्रेट आयन देता है। इसी वजह से, इसीलिए यह जलीय विलयन में क्या होता है, हमारा जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए जलीय विलयन में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है HNO3 प्लस H2O, अगर अभिक्रिया करेंगे तो जल से अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, H3O और यहाँ पे Na बन रहा है, NO3 बन रहा है, ठीक है ना, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, सीधा कहा गया नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में अधिक अम्लीय क्यों होता है, अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, तो सीधा कहिएगा नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, हमारा दो अवयव बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह जलीय विलयन में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की तरह व्यवहार। देखो यहाँ पे डिफिनेशन बहुत इजी मिलेगा, टेंशन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट या
सोडियम नाइट्रेट को, पोटासियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट तथा पोटासियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा, गर्म करने पर प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल तैयार की सकते। दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि आप पोटासियम नाइट्रेट को किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप मिश्रित करके गर्म कर दो। क्या कहा, पोटासियम नाइट्रेट को साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को, देखो यहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो पोटासियम, आप देखो पोटासियम नाइट्रेट नीचे है, तो पोटासियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बाहर निकल गया। फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप सोडियम नाइट्रेट के साथ, क्या कहा, सोडियम नाइट्रेट के साथ आप सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो सोडियम NaNO3 के साथ किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया करेंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा और यहाँ पे अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं, या तो पोटासियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दो, गर्म कर दो, या आप सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित करके गर्म कर दो और आपको यहाँ पर आराम से नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, बशर्ते इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये सभी क्रिया कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाल फास्फोरस के भौतिक गुण क्या है। लाल फास्फोरस की भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। बहुत यार, यह लाल रंग का क्या है, अपारदर्शी एवं क्या होता है, रवदार ठोस पदार्थ है। अपारदर्शी एवं रवदार ठोस पदार्थ है कौन, लाल फास्फोरस जो है उसका भौतिक गुण क्या कहता है, यह लाल रंग का अपारदर्शी एवं क्या है, रवदार ठोस पदार्थ है। क्या कहा, रवदार ठोस पदार्थ है। यह क्या है, गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता। साथ में कहता है मानव शरीर का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। लाल फास्फोरस पर मानव शरीर का प्रभाव नहीं पड़ता। लाल फास्फोरस आपके घर में माचिस होगा, माचिस का तिल्ली में लाल लगा रहता है ना, थोड़ा सा जो आग पकड़ता है, कोई हमारा लाल फास्फोरस है, कोई उसमें रंग नहीं होता, कोई महकबो नहीं करता है, खाली वो में आग जलता है बस। तो लाल फास्फोरस को लाल फास्फोरस लगाइएगा तब, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमीन यानी कि NH3 आप लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों, रीजन बताइए कि NH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों, सीधा समझिए। NH3 में यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु पर क्या है, एक निर्जर इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होता है। क्या कहा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होता है, इसीलिए क्या कहा, इसीलिए NH3 क्या कहा, NH3 लुईस क्षार की तरह व्यवहार। बहुत इजी डिफिनेशन कि आपको NH3 में जो होता है, NH3 में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, तो NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होता है। क्या होता है, एक एकांकी युगल उपस्थित होता है नाइट्रोजन का, एक एकांकी नाइट्रोजन युगल उपस्थित होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे एमीन जो होता है NH3 यहाँ पे लुईस क्षार की तरह व्यवहार। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लराज क्या है। देखो अम्लराज बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, खूब पूछता है अम्लराज है क्या, समझिए। देखिए एक आयतन, क्या कहा, एक आयतन नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं, तथा 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक, सीधा समझिए एक आयतन HNO3 जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होगा, और 3 आयतन, क्या 3 आयतन, 3 वॉल्यूम, 3 आयतन आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, सिंपल अम्लराज। इससे हम लोग सोना, पोटेशियम, यहाँ पे प्लेटिनम आदि अति विलय यानी कि अति विलय धातुओं को घुलाने की क्षमता में करते हैं। यानी कि जो अति विलय यानी कि जो विलय पदार्थ नहीं है, जैसे कि सोना की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम की बात कर ले, इसको अगर घुलाना है, अति विलय धातुओं को घुलाने की क्षमता होती, इसमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है, क्योंकि आप सोना को भी घुला सकता है, आप प्लेटिनम को भी घुला सकता है, किसको, अम्लराज। तो अम्लराज कैसे बनता है, तो एक आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से ही हमारा अम्लराज बनता है। ठीक है, इसी को अम्लराज कहते हैं मेरे दोस्त। आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो में गाइस, और पीडीएफ नोट्स के नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, केकेजी क्लासेस सर्च करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।